तीनों पीडीएफ को एक साथ जो है मर्ज कर दिया हूँ। ठीक है, 55 पेज का पीडीएफ बन गया है। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़, चलिए इसको मैं सर का बताता हूँ। तो इसको मैंने कल डिटेल में बताया था, आज शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका फॉर्म फिलअप 21 अप्रैल से भरा जाएगा और 21 मई फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, और इसमें 6 to 8 और 1 to 5 के लिए फॉर्म भरा जाएगा। 21 साल मिनिमम उम्र है और मैक्सिमम एज में यहाँ पे जो है आपको 9 वर्ष का छूट दिया जाएगा, क्योंकि 2016 में लास्ट टाइम हुआ था, 9 साल हो गया। एग्ज़ाम जो है आपका लेवल 1 और लेवल 2 का रहेगा। लेवल 1 रहेगा मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम, जो कि 1 to 5 टीचर के लिए रहेगा, और 6 to 8 जो रहेगा वह रहेगा लेवल 2, जो कि इंटर लेवल का रहेगा। ठीक है, और वह इंटर लेवल का रहेगा 6 to 8 के लिए। एग्ज़ाम दोनों का मिलेगा 2.5 घंटा, यानी कि 250 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ आपका जो है, पहले क्या होता था कि हर एक पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता था। अभी ऑल ओवर में आपको, और टोटल जितना पेपर है सब मिला के ऑल ओवर में आपको 60% मार्क्स लाना है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी वालों को 55% अंक लाना है। ठीक है, ऑल ओवर मिला के, और एसटी एससी को 52% अंक लाना है। ठीक है, ऑल ओवर मिला के अगर आप इतना लाते हैं तो जे-टेट का पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। फॉर्म भरने में मैंने बता दिया था, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1300 रुपया करके लगता है, एसटी एससी को 700 रुपया करके लगता है। दोनों फॉर्म भरते हैं तो 800 रुपया, और एसटी एससी 800 रुपया लगेगा और 1500 रुपये लगेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। ओके, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी इसी पेज का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज, जो कि है नोटिफिकेशन अधिसूचना। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, और ये 26 मार्च को जारी किया गया था, सॉरी 26 मार्च को बना था, 28 मार्च को अपलोड किया गया। इसमें 3 अध्याय हैं और तीनों अध्याय के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अध्याय 1, इसमें क्या बोला गया है? देखिए अध्याय 1, मैं मेन चीज़ों को बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। ये सब मतलब क्या बताएं, विस्तार से बताया गया है कि यह जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नाम से जाना जाएगा इसको, और ये झारखंड राज्य में लागू होगा। ठीक है, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आपको जान लेना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है तो इसका मतलब होता है 1 to 8। प्रारंभिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 8। लेकिन वहीं पे अगर बोलता है प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, तो आपको 1 to 5 ध्यान रखना है, और उच्च प्राथमिक बोलता है तो आपको 6 to 8 ध्यान रखना है। प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 से 8, 1 से 8 को बोलते हैं प्रारंभिक विद्यालय। लेकिन जब हम लोग प्राथमिक बोलेंगे, प्राथमिक विद्यालय, तो यह हो जाता है 1 to 5, और उच्च प्राथमिक बोलेंगे तो 6 to 8। ओके, प्रारंभिक के 2 भाग हैं, एक है प्राथमिक और एक है उच्च प्राथमिक। समझ गए? हाँ, तो इस वर्ड को ध्यान रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए बोला जाता है प्रशिक्षित। प्रशिक्षित मतलब होता है कि जो NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उनके द्वारा बीएड या डीएलएड की मान्यता प्राप्त हो आपके पास ये। ठीक है, ये डिग्री आपका NCTE से मान्यता प्राप्त हो। अच्छा, कुछ लोग स्पेशल एजुकेशन में बीएड किए हैं, तो क्या वो अप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित योग्यता के अनुरूप या अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित आप हो। ठीक है, प्राप्त व्यक्ति जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हो उसे विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा जाएगा। ठीक है, चाहे आप डीप हो, हियरिंग हो या डम हो, जो भी आप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये अध्याय 1 केवल और केवल परिभाषा के बारे में बताया गया है कि किस पोस्ट को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है। अध्याय 2 है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अब देखिए अध्याय 2 में भी आपका इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ जानिए। तो पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानने के लिए। इसमें क्या बोला गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं, यानी कि न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। कैसा? तो ऐसा जैसा नीचे दिया गया है। पहला आपका 1 to 5 के लिए है,
और दूसरा आपका 6 to 8 के लिए है। ठीक है, ये यहाँ से आपका 6 to 8 का शुरू होगा। कहाँ से जी, एक मिनट, ये 1 to 5 का थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। हाँ, और 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में 6 to 8। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं 1 to 5 का, फिर हम लोग 6 to 8 का समझेंगे। ओके, तो 1 to 5 जो डीएलएड किए हैं उनके लिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ कि क्या बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, ठीक है, आपने 12वीं पास किया हो 10+2, जिसको उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है, हायर सेकेंडरी कहा जाता है। ये परीक्षा आपने 12वीं 50% के साथ पास की हो, साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, बीटीसी बोलिए चाहे सॉरी डीएलएड बोलिए चाहे और क्या बोलते हैं, और क्या डीएलएड को ही दूसरा नाम बोलते हैं। तो पहला वही इसमें एलिजिबल हैं जो 12th किए हैं 12% लाए हैं, और जो डीएलएड का कोर्स किए हैं 2 साल का, वो इसमें एलिजिबल हैं। अथवा आपने 12वीं जो है 45% के साथ मैंने पास किया, मान लीजिए आपका जो है 12th में कम नंबर था, 45% है अंक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, उसके साथ ही अगर आपने उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो, जो दिनांक 2007 के पूर्व प्रशिक्षित सत्र में शामिल हो, तो वो हो सकते हैं। देखिए 45% अंक है, बट अगर आपका 2007 के पहले का है तो आप इसमें मान्य होंगे। ठीक है, 9/12/2007 ये यहाँ पे माना गया है। नहीं समझे भैया थोड़ा और विस्तार से, अगर आपने 2007 से पहले डीएलएड का कोर्स किया है, सॉरी हाँ, अगर आपने 2007 से पहले डीएलएड का कोर्स किया है तो आपको 45% ही अंक चाहिए, समझे, ये चीज़ बोला गया है। और अगर आपने 2007 के बाद यानी कि 9 दिसंबर 2007 के बाद अगर आपने डीएलएड का कोर्स किया है तो आपको जो है 50% अंक चाहिए, ये चीज़ बोला गया है, समझे। यहाँ पे देखिए इसको और एक बार पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, अथवा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ठीक है, जो दिनांक 9 दिसंबर 2007 या उसके बाद जो प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्र में शामिल हुए हो। मतलब आपका डीएलएड 2007 के बाद किए तो आपको इंटर में 50% अंक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जो 2007 के पहले किए हैं, यहाँ पे देखिए बोला गया है, ये पूर्व बोला गया है, 2007 के पूर्व प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो। तो अगर 2007 से पहले डीएलएड किए हैं तो आपको 45% अंक चाहिए इंटर में। ठीक है, नेक्स्ट, अथवा आप जो है 50% के साथ 10+2 किए हो तथा 4 वर्षीय एक कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें आपका 4 वर्षीय डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों होता है। तो अगर आपने वो किया है इंटीग्रेटेड कोर्स, मान लिया आपने 12वीं किया, उसके बाद 4 ईयर का डीएलएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों, ठीक है, जिसको हम लोग बीएलडी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीएलडी 4 साल का कोर्स होता है जो कि 12th के बाद होता है, जिसमें आपका डीएलएड भी हो जाता है एजुकेशन में और आपका ग्रेजुएशन भी मान्य होता है, तो वो किए तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अथवा आपने 50% के साथ में 12th पास किया हो तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। ठीक है, 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है एजुकेशन में तो भी आप इसके एलिजिबल हैं। विशेष शिक्षा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेष शिक्षा बोला गया है। विशेष शिक्षा माने जो टीचर जो होते हैं जो कुछ बहरे बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ गूंगे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं विशेष शिक्षा शिक्षक। ठीक है, तो उनको लिए ये चीज़ बोला गया विशेष शिक्षा वाला। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आगे बोला गया स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा, ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद में ग्रेजुएशन किया पहले, ठीक है, उसके बाद आपने डीएलएड किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई के लिए। ओके,
तो ये था 1 to 5 का क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टेट का फॉर्म तो आपके पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि स्नातक यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ में 2 साल का बीएड हो। ठीक है, 1 मिनट, स्नातक अथवा समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, 1 मिनट, ये डिप्लोमा है। तो पहला क्या है कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हो, साथ में आपका प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो तो भी आप इसमें एलिजिबल है 6 to 8 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो। मान लिया आपने बीए बीकॉम बीएससी किया है 50% के साथ, चाहे बीएससी किया है, आईटी, चाहे बीसीए वगैरह कुछ भी किए ग्रेजुएशन, ठीक है, 50% के साथ, और आपने पीजी भी किया है, एमए एमकॉम एमएससी जो भी है वो पीजी भी किया है। ठीक है, एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड किया है। ठीक है, जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं वो इसके एलिजिबल है। यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो, ठीक, 50% अंक हो आपका ग्रेजुएशन में भी और 50% अंक हो आपका पीजी में भी, साथ में अगर आपने बीएड किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके, यानी कि आपका बीएड, देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोला जा रहा है कि स्नातक में आपको 50% चाहिए, आपको बोला जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन और पीजी में 50% चाहिए। ठीक है, और ये कब का डिग्री हो तो 29/7/2011 से 29/7/2011 के बाद आपने जो है ये कोर्स किया हो। ठीक है, स्नातक तथा समतुल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन हुए हो। ठीक है, 2011 के बाद, तब ये आपका वैलिड रहेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन में 45% ही अंक लाया है, ठीक है, लेकिन बीएड का कोर्स किए हैं, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स लाए हैं और बीएड का भी कोर्स किए हैं, ठीक है, चाहे समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद जो है एनसीटी के नियम के अनुसार प्राप्त किया हो, जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक या समतुल्य प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम में शामिल हो। तो यहाँ पे देखिए 50% अंक उनके लिए जो 2011 के बाद बीएड किए हैं उनके लिए 50% अंक लाना जरूरी है। किसमें? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन और पीजी में 50% अंक लाना जरूरी है किनके लिए? जो 2011 के बाद बीएड किए हैं। जो 2011 से पहले बीएड किए हैं उनको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स भी लाएंगे तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, अगर 2011 से पहले आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया है तो आपका कितना चाहिए? 45%, लेकिन 2011 के बाद किए तो चाहिए 50%, जैसा डीएलएड वाले में था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी कि मान लीजिए आपने 50% के साथ आपने 10+2 पास किया है, साथ में आपने 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड, ठीक है, जिसको बीएलएड कहते हैं। तो अगर आपने बीएलएड किया है, बीएलएड, एड मतलब एजुकेशन, ये डी, ठीक है, तो अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल है। 12th के बाद बहुत सारे लोग होते हैं, मेरा भी एक दोस्त है कि 12th के बाद वो बीएससी बीएड कर लिया है एक साथ, तो वो भी इसमें एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, मतलब आपने 10+2 पास किया 50% के साथ, साथ में आपने 4 ईयर का बीएससी बीएड या बीए बीएड, ठीक है, कॉमर्स के साथ बीएड नहीं होता है इंटीग्रेटेड, या तो बीए के साथ होगा या बीएससी के साथ, इंटीग्रेटेड बीएड 2 ही के साथ होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ओके, अच्छा, ये अंतर क्या है? ये है आपका बीएलएड जो कि पहले होता था, अभी इंटीग्रेटेड में आपका बीएससी बीएड होता है या बीए बीएड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया है तो अभी आपको 50% मार्क्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 55% मार्क मांगा है, किसमें? तो न्यूनतम 55% अंकों 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड,
ठीक है, जो आप पीजी किया है, ठीक है, स्नातकोत्तर बोला गया है, जिन्होंने पीजी किया है 55% के साथ, और अगर आपने पीजी के बाद 3 वर्षीय बीए एमएड कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें आपका बीएड और एमएड दोनों वैलिड रहता है, तो वो कोर्स किए तो आपको 55% अंक लाएं तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बोला गया है कि परंतु राज्य के प्राथमिक विद्यालय जो है, प्राथमिक में 6 to 8 तथा विद्यालय में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक होना उत्तीर्ण आवश्यक होगा। ये चीज़ बोला गया है, इसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से। ये बात तो है ही कि ग्रेजुएशन तो क्या ही होगा, तो सबको एलिजिबल है। जो नए बच्चे हैं, मतलब जो 2011 के बाद 12 में बीएड किए, 12 से लेकर के 25 तक बीएड किए, वो किस क्राइटेरिया में आएंगे, तो ये वाले में आएंगे, पहले वाले में, ठीक है। 1 मिनट, 1 to 5 पे आ गया मैं ना, यहाँ पे ये इसमें आएंगे कि आपने 2011 के बाद बीएड किया है भाई, ठीक, तो आपको जो है ग्रेजुएशन में 50% अंक चाहिए, ठीक, और आपका 2 साल का बीएड है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, अपियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, देखिए उसका भी एक अलग ही मुद्दा है यहाँ पे तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में आएंगे कि 50% अंकों के साथ स्नातक किया उन्होंने, ठीक है। पीजी किए हो या नहीं किए हो उससे मैटर नहीं है, पीजी किए तब भी ठीक, नहीं किए तब भी ठीक, ठीक है। या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो है 2011 के बाद है, ठीक है। और अगर 2011 के पहले बीएड किए हैं तो आपको 45% ही मार्क्स है ना ग्रेजुएशन में, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन 2011 के पहले किए तो आपका मार्क्स कितना चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में क्या करना है, तो आपको ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप 6 to 8 की टीचर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना मिलेगा, या तो मैथ पढ़ाएंगे या साइंस पढ़ाएंगे या सोशल साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है, या हिंदी पढ़ाएंगे या इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, इसको समझिए। तो पहला पॉइंट है आपका गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया है, गणित और विज्ञान शिक्षक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्री का, जो यूजीसी डिग्री देती है हमें, ठीक है, डिग्रियों का विनिर्देशन, अरे यार विनिर्देशन, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत रहा, ठीक, एक मिनट, तो ये वर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी विज्ञान, ठीक है, यानी कि साइंस, अभियांत्रिकी जिसमें कि आपका आ जाता है बीटेक वगैरह, ठीक, प्रौद्योगिकी जिसमें टेक्नोलॉजी आ जाता है बीसीए, हाँ बीसीए वाले आएंगे, ठीक है, कृषि जो कि बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, तथा गणित विषय में किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक का कोर्स किए हों तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। विज्ञान में आपका फिजिक्स ऑनर्स वाले भी आएंगे, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, जियोलॉजी, ओके। उसके बाद बीटेक वाले सभी आ जाएंगे अभियांत्रिकी में, बीसीए वाले आ जाएंगे इसमें, प्रौद्योगिकी में, कृषि जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे इसमें एग्रीकल्चर वाले में। तो अगर आपने इनमें से किसी एक में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, 3 वर्ष या स्नातक आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, साइंस टीचर के लिए, ठीक है। योग्यता धारित करते हो तथा 10+2 उच्चतर माध्यमिक जो है आपने पीसीएम या पीसीबी के साथ में कंप्लीट किया हो, ठीक है। तो ये मैथ और साइंस के टीचर वही बन पाएंगे। दूसरा आ जाता है सामाजिक विज्ञान के टीचर कौन बन सकते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिग्रियों का विनिर्देशन यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचित कला यानी कि आपने आर्ट्स, मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, या वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, या प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है, विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित की हो, ठीक है। प्रबंधन में आ जाता है आपका बीबीए, जो लोग किए हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बीबीए का आएगा, ठीक है। तो जो लोग ये किए हैं वो सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, या फिर हाँ मतलब सामाजिक विज्ञान में आपका पॉलिटिकल साइंस के टीचर बन सकते हैं, हिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, सिविक्स के टीचर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सामाजिक विज्ञान के टीचर कौन बन सकेंगे? सिंपली यहाँ पे जो लोग बीए किए हैं, बीबीए किए हैं, ठीक है, वो सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। अब आ जाता है भाषा के टीचर कौन बन सकते हैं? मान लीजिए आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, जो बीए हिंदी ऑनर्स किया है या इंग्लिश ऑनर्स किया है या संस्कृत ऑनर्स किया है या उर्दू ऑनर्स किए हैं, वो सभी जो है भाषा के टीचर बन सकते हैं 6 to 8 में। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है। विशेष प्रशिक्षित मतलब जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, दैट मीन्स जो ब्लाइंड बच्चों को, हो सकता है ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे, आई डोंट नो, ठीक है, या जो कम सुनने पाते हैं या फिर गूंगा बच्चों को, उनके लिए एक अलग कोर्स होता है, ठीक है, जो कि भारतीय पुनर्वास अधिनियम के तहत ये दिया जाता है। तो उनके लिए भी यहाँ पे बोला गया है कि वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे, स्पेशल एजुकेशन वाले भी। अब आता है बीपीएड के लिए, तो बीपीएड के लिए कोई टेट एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, बीपीएड वगैरह के लिए कोई टेट एग्जाम नहीं होता है, वो डायरेक्टली बैठते हैं ना, टेट एग्जाम उनका क्या होगा यार। चलिए, तो यहाँ पे 1 to 5 के लिए विशेष शिक्षा में सहायक आचार्य, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ बोला गया है। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करता है कोई, तो वो लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर 6 to 8 में विशेष शिक्षा में जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट बोला गया है। ओके, बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि विशेष शिक्षा में टीचर क्या होता है। तो विशेष शिक्षा में वही होते हैं जो कि मैंने बताया कि हो सकता है अंधा बच्चा हो सकता है आपका बोल नहीं पाता हो, गूंगा बच्चा हो सकता है उसको डिसलेक्सिया हो सकता है उसको बहरा हो, ठीक है, बहुत सारा सा होता है। तो उसको विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड एजुकेशन बोला जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, विकलांगता आजकल नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9 क्या बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग, ठीक है, यानी कि जो पीबीटीजे में आते हैं सहित BC1 और BC2 एवं दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 5% छूट दिया जाएगा। मान लीजिए 50% बोला गया है कि बीएड में आपका होना चाहिए, ठीक है, 2011 के बाद अगर आपने बीएड किया है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और अगर 2007 के बाद आपने डीएलएड किया है तो आपका इंटर में 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप ST SC OBC या ST SC OBC आते हैं तो आपको 45% मार्क्स है ना, फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 45% है तब भी आप इसमें पार लग जाएंगे। ओके, ये चीज़ बोला गया है इसमें। नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट है, कितना लंबा है जी PDF, काफ़ी लंबा है, तो ये काफ़ी लंबा चलेगा क्लास ना, एक क्लास जैसा हो गया ये पूरा का पूरा। 20 मिनट हो गया तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए कभी भी जब आप क्लास लेते हैं ऑनलाइन, कुछ भी देखते हैं, चाहे मूवी देखते हो चाहे कुछ भी, ठीक है, तो आपको 20 मिनट के बाद ना कम से कम एटलीस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपकी आंखें जो है ख़राब हो जाएंगी और आपको भी चश्मा लग जाएगा। सो आपको ये केयरफुल तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आप 20 मिनट से ज़्यादा देखते हैं मोबाइल तो कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रेक लेना है, ठीक है, जिसमें आप घूमिए, बाहर देखिए, अदरवाइज आपको मायोपिया हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए, तो मैं ब्रेक ले लिया वीडियो को पॉज करके, अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपियरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया है, ये 10 नंबर पॉइंट में क्लियर होता है। कैसे भैया, कहाँ नहीं दिया गया है यार? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी संगत पद हेतु प्रावधानित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ये जो नियम है 6 नंबर ख और 6 नंबर मतलब 6 नंबर पॉइंट का I और डबल I, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 एवं 7 एवं 8 निर्देशित योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। ये पॉइंट को पहले हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 6 का 1, ये पॉइंट है आपका 6, ठीक है, और ये 6 का पॉइंट नंबर 1, ओके, देख लिए। उसके बाद 6 का पॉइंट नंबर 2 ये है, ठीक, 6 का पॉइंट नंबर 2 जो अभी हम लोगों ने देखा 6 to 8, और पॉइंट नंबर 7 ये है पॉइंट नंबर 7 विशेष शिक्षा के लिए, और पॉइंट नंबर 8 ये भी विशेष शिक्षा के लिए, ठीक।
तो ये सभी पॉइंट को पढ़ने बोला गया आपको अच्छे से, और पढ़ने के बाद बोला गया कि सभी आप पॉइंट पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 6 का ख का 1, ख का 2 और फिर 7 और 8 पढ़ लीजिए अच्छे से, और सब कुछ संतुष्ट हो जाइए, सेटिस्फाइड हो लीजिए। इसके बाद विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन, ठीक है, यानी कि जिस दिन आपका विज्ञापन प्रकाशित होगा के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, ये चीज बोला गया है। तो भैया मतलब अगर आप बीएड कंप्लीट हो गया तब तो आपका टेंशन खत्म, आपका पार लग जाएंगे। लेकिन जो लोग अपेयरिंग में है उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आगे देखिए, परंतु कुछ चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। देखिए परंतु, किंतु परंतु यहाँ पे लग गया है, परंतु बोला गया है, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को इस शर्त के साथ, एक शर्त है विथ वन कंडीशन दैट, कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी, कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन, जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके परिणाम के प्रकाशन, यानी कि जब रिजल्ट आएगा के बीच, ठीक है, यानी कि जब आपका एग्जाम हो गया से लेकर रिजल्ट आने के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो आपका 2 ईयर का जो कोर्स है वो फाइनल मार्कशीट आपके पास हो रिजल्ट आने से पहले, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अपेयरिंग के लिए बोला गया है। जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। एतत् संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564 और /2019 में पारित 2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद का पत्रांक संख्या 2022 प्रभावी होगा। और ये जो है सीटेट के रूल रेगुलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब सीटेट में ये होता है कि अगर आप एडमिशन ले लिए बीएड में या डीएलएड में तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले ही आपका एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद ही आपका फाइनल हो तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन जेटेट यहाँ पे ये गलती कर दिया है, आप मालूम नहीं ये गलती जानबूझ के किया है या नहीं, कि अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका तो दिया जा रहा है लेकिन विथ वन कंडीशन। ऐसे में तो फिर धोखा हो जाएगा ना। सीटेट का रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए ना यार। इन लोग जानबूझ के कुछ ऐसा कंडीशन रख देता है जिससे कोर्ट केस में फंस जाए। अब हो सकता है कोई कोर्ट केस कर दे कि हम बीएड में एडमिशन लिए, हम तो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एनसीटी का गाइडेंस सीटेट भी फॉलो करता है। सीटेट भी एनसीटी का गाइडेंस फॉलो करता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर कैंडिडेट एडमिशन लिया है तो वो इसमें एग्जाम दे सकता है, भले वो उसका एग्जाम उसका बीएड का कोर्स 2 साल बाद कंप्लीट हो, लेकिन अगर वो क्वालिफाई होता है तो उसका फुल सर्टिफिकेट का वैल्यू रहता है। उसी तरह से जेटेट को भी वैलिड यहाँ पे करना चाहिए था, अदरवाइज फिर से ये कोर्ट केस का मुद्दा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मालूम नहीं इन लोग जानबूझ के ऐसा प्रावधान करता है क्या यार। जब सीटेट फॉलो कर रहा है तो इसको भी फॉलो करना चाहिए यार, क्योंकि सब सेम उसी को एनसीटी के गाइडेंस के द्वारा ये सारी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। ख नंबर पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का अर्थ ये नहीं होगा कि आपका ज्वाइनिंग मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि आप टीचर बनने के लिए योग्य हैं बस, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है 2016 में बैठे कम नंबर आया तो आप इस बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो बीएड वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डीएलएड कर रहे हैं हो सकता है उनका उम्र 21 साल ना हो, तो ऐसे में उनको दिक्कत हो सकता है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। और अधिक से अधिक उम्र कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 9 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और पारा टीचर है तो फिर 52 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। 52 या 58 था यार, देखिए नहीं यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे। मैक्सिमम उम्र 58 साल है पारा टीचर के लिए। और जनरल के लिए कितना है, तो जनरल के लिए यहाँ पे उम्र तो नहीं दिया गया है, मिनिमम 21 बताया गया है। और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे कहाँ पे ये कोई तो बात ही नहीं बोला गया, बस 9 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोर्ट केस का मुद्दा बन गया है कि इन्होंने अपियरिंग कैंडिडेट के साथ विथ वन कंडीशन लगा दिया है, ठीक है।
तो जो कि सीटेट के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है ये एनसीटी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसका एक एक पॉइंट जो है गलत है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बताया गया है उम्र सीमा वन टाइम। देखिए उम्र के बारे में, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुआ है यानी कि 26 में 9 साल हो गया, तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी आपको। 9 साल का एज छोड़ दिया जाएगा। मैक्सिमम एज क्या है एग्जाम में बैठने का यहाँ पे तो नहीं बताया गया है। अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासन की सेवा के निर्धारित आयु के अंतर्गत होगा। कितना होगा रे भाई, नाम यहाँ पे दे दो ना, बोल दिया है कि आयु के अंतर्गत होगा। तो ये आपको ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप होगा तभी पता चलेगा मैक्सिमम एज। ठीक है, अब मैक्सिमम एज कितना रखेगा मालूम नहीं, 35 साल रखेगा शायद। नेक्स्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका प्राथमिक लेवल मैट्रिक लेवल का रहेगा, और जो 6 to 8 का रहेगा वो किस लेवल का रहेगा, तो वो इंटर लेवल का रहेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन, बाकी टाइमिंग वही है, 2.5 घंटा रहेगा दोनों का। अब आ जाता है यहाँ पे कि परीक्षा जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और 1 to 5 का जो रहेगा आपका परीक्षा वो इस टाइप से रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने, 150 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से सीडीपी, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, ठीक है, इसमें आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा, ठीक है, सहायक आचार्य उर्दू, विशेष प्रशिक्षित आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन होगा। अच्छा, जो उर्दू वाले टीचर है उनमें एक उर्दू कंफर्म चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी सभी के लिए हिंदी या संस्कृत चुनिए, या हिंदी और इंग्लिश चुनिए। ठीक है, ये आपको चुनना होगा। यहाँ पे है ना हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इनमें से किसी 2 को भाषा को चुनना होगा। 15-15 क्वेश्चन आएंगे दोनों भाषाओं में। ठीक, और फिर आपको यहाँ पे झारखंड का एक रीजनल लैंग्वेज या जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा को चुनना होगा। ठीक, 2 को भाषा का पेपर, 3 को भाषा का पेपर हो जाएगा यार, होना भी चाहिए, 3 लैंग्वेज आना भी चाहिए। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये 1 to 5 के लिए जो लोग डीएलएड किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपका मैट्रिक लेवल का रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन और टाइमिंग कितना, 150 मिनट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जो 6 to 8 के टीचर बनेंगे उनके लिए है, तो उनके लिए क्या है, आपका सीडीपी से क्वेश्चन रहेगा 30। ठीक है, सीडीपी से 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपका जो है कोई को 2 भाषा चुनना होगा। इसमें आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2। मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आता है, संस्कृत आता है ज़्यादा, तो हिंदी संस्कृत चुन लीजिएगा। किसी को मान लीजिए संस्कृत नहीं आता है, ठीक है, जैसे हमको संस्कृत नहीं आता है यार उतना, तो हम हिंदी और अंग्रेजी चुन सकते हैं। ठीक है, ये होगा। तो इसमें से 30 नंबर फिर वही झारखंड का कोई एक रीजनल लैंग्वेज चुनना होगा। और यहाँ पे जो पार्ट 4 है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। इधर हो गया आपका 90 नंबर, 30, 60, 30 या 90, और जो 50 नंबर रहेगा वो आपका इसमें आपका मैथ है। ठीक, मैथ से कितने क्वेश्चन है, मतलब मैथ और साइंस दोनों मिक्स है। इसमें से देखिए आपका कंप्यूटर का नॉलेज है 10 नंबर। ठीक, सामान्य विज्ञान इसमें आपका आ जाता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे 50, और 1 मिनट, कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी। अच्छा, यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, आप इसमें से किसी एक को चुनिएगा। आप मैथ, इसमें मैथ या साइंस चुन सकते हैं, जिसमें से आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, ठीक, और मैथ के 50 क्वेश्चन। ठीक है, या तो आप इसको चुनिए, या फिर आप चुन सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर तो रहेगा ही रहेगा। या तो आप यहाँ पे मैथ को चुनिए जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएगा मैथ और साइंस से, या फिर आप चुन सकते हैं सोशल साइंस जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। समझे? तो ये सिलेबस आपका इंटर लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर मैथ का क्वेश्चन आएगा तो वो भी इंटर लेवल का रहेगा। ठीक है, मैथ का जो क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स वगैरह आएगा, हो सकता है इंटर लेवल का, साइंस भी आएगा इंटर लेवल का, कंप्यूटर दोनों का सेम आएगा। और सोशल, अगर आप सोशल साइंस चुनते हैं तो आपका सोशल साइंस आएगा किसमें, तो आपका इंटर लेवल का आएगा। हो सकता है यूएनओ वगैरह के बारे में पूछे। ठीक है, तो साइंस किसको चुनना है, अगर आप बीएससी किए हैं, ठीक है, बीएससी किए तो आप साइंस चुनिएगा। अगर आपने बीए किया है
तो आप क्या चुनिएगा, सोशल साइंस, ये नीचे वाला सामाजिक अध्ययन से संबंधित ये वाला। ठीक है, चलिए ये बात हो गया यहाँ पे। और भाषा शिक्षक एवं अन्य शिक्षक बी के में से कोई एक, बी या ए में से कोई एक, हाँ ये हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि जैक रांची अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा उनकी अर्हता के अनुरूप चयनित किए गए विकल्पों या सहायक आचार्य 6 to 8 में बोला कि जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैक के द्वारा। इसमें बोला गया है कि उसमें आपका क्लियर लिखा रहेगा कि आपने किस सब्जेक्ट में पास किया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में दी जाएंगी, सर्टिफिकेट उसका एक। अब आ जाता है मोड ऑफ क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, लेकिन भाषा का पेपर केवल उसी भाषा में रहेगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के लिए अर्हता जांच परीक्षा प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 1 to 5 के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इसकी कठिनाई का जो स्तर रहेगा मैट्रिक और इंटर लेवल का रहेगा। 1 to 5 मैट्रिक का लेवल और 6 to 8 इंटर लेवल। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बता दिया कि आपको इस एग्जाम में 60% लाना है जनरल, और EWS को ST SC को 55%, और आपका जो है ST SC विशेष से कमज़ोर वर्ग मतलब ST SC और दिव्यांग को 52% लाना है। और ऐसा नहीं कि आपको हर एक में क्वालिफाई करना है, नहीं, आप पूरा जोड़ लीजिए 150 में से आपको जो है 60% लाना है। ठीक है, जैसे 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो इसका 60% लाएंगे तो आप क्वालिफाई है। 60% जनरल के लिए मतलब 15 छक 90, अगर 150 में अगर आप 90 नंबर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो गया पेपर। ठीक है, भले है आप मान लीजिए मैथ में मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही किया, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी में सही हो गया। ठीक है, किसी में भी कितना लाइए, टोटल 90 जोड़ के लाना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, हर एक सेगमेंट को पास करना कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ अब हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य सरकार परीक्षा प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम आपका ये सर्टिफिकेट का वैलिड रहेगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे, देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, क्या बोला क्या है भाई साहब, कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यह केवल एक सर्टिफिकेट है, एंट्रेंस एग्जाम है बस। ठीक है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से वैकेंसी आएगा, तब फिर आपको उसमें क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वार्षिक यानी कि एनुअली होगा अथवा वार्षिक अवधि पर परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा। ये चीज़ बोला गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का एग्जाम जो है या तो साल में एक बार होगा या फिर 2 साल में एक बार होगा। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजित करने वाला प्राधिकार नियम अनुसार वार्षिक अथवा द्विवार्षिक अवधि पर परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा। ऐसा बोला गया है कि जैक बोर्ड प्रत्येक साल में या फिर प्रत्येक 2 साल में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ये चीज़ इसमें बोला गया है। ठीक है, पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले 2 परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रखा जाएगा। मतलब अगर आप चोरी वगैरह कोई नहीं करता, अगर करते हैं तो फिर 2 परीक्षा आपको नहीं देने दिया जाएगा। पात्रता परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का न्यूनतम 7 साल तक सुरक्षित संधारित करने का दायित्व प्राधिकार का है। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो 7 साल तक आपके रिकॉर्ड पर रखेगा, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारा केस स्टडी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया निरसन एवं विवृत्ति, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको और कहें अगर पढ़ लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए इसमें कुछ ग्रेड वगैरह के बारे में बात किया गया, प्रमोशन और पारा शिक्षकों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो सेवारत है, हालांकि सब लगभग रिटायर होने के ही एज में है लगभग पारा टीचर। चलिए, तो सभी पारा टीचर भी इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अध्याय 3 ये अन्याय, ये क्या है, और न्याय है। देखिए यहाँ पे अगर बोला गया अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ एक्शन लेगी, कुछ आदेश पारित करेगी जो इसी का अंग बनेगी। ठीक है, हो सकता है देखिए जैसे कि अभी बोल दिया अपेयरिंग वाला का कंडीशन के साथ। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कुछ निर्णय वगैरह चेंज करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया इस नियमावली में प्रभावी होने के तिथि से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, ठीक है, उसको जो है अब रद्द किया जाता है और नया नियमावली
के तहत अब ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, 2026 के तहत। ओके, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये सब निरस्तर समझा जाएगा, निरस्तर समझा जाएगा, ठीक है। परंतु ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे निकायों एवं आदेशों द्वारा उनके अधीन की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन किया गया था या की गई थी जाएगी, समझा जाएगा। और उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसा कार्रवाई की गई थी। अरे यार इतना मतलब कठिन शब्द में इन लोग बोलता है ना। चलिए अंतिम है ये आपका संकल्प। ये क्या संकल्प है? विषय झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की स्वीकृति के संबंध में। तो ये नया नियमावली बना है इस साल 2026 में। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो पहले बना था नियमावली 2013 में और 16 में, उसको यहाँ पे निरस्तर किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी थी, ठीक है। हालांकि इसमें भी है, इसमें भी कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी होता है, उसका सुधार किया जाएगा। और ये नया नियमावली 2026 को लागू किया जा रहा है। गठन से इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप विधि वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, राजभाषा विभाग से सहमति प्राप्त है। ओके, और ये अब पारित होगा। अब बात करते हैं किस झारखंड में 24 गो जिला है, 24 जिला में कहाँ पे कौन कौन सा आप लैंग्वेज को रख सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज आपको चुनना होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप रांची के हैं तो इनमें से कोई एक भाषा को चुन सकते हैं, ठीक, जो भी मन करे। जनजातीय भाषा चुनिए या फिर क्षेत्रीय भाषा चुनिए। लोहरदगा में है तो ये है गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, पलामू, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं तो गढ़वा है। उसके बाद देख लेते हैं तो दुमका है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुनना है इनमें से, जो आपका जिला का है उसी लैंग्वेज को चुनना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम बोकारो से और रांची जिला का हम, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बोकारो है, ठीक, यहाँ पे हम हैं, ठीक, बोकारो का, और हमको जैसे कुड़ुक आता है, ठीक है, और बोकारो में मान लीजिए कुड़ुक नहीं है। यहाँ पे देखिए कुड़ुक है, ये नहीं है, ठीक। खोरठा जैसे हमारा तो खोरठा हो, हम खोरठा बोले पा रहे हो, लेकिन मान के चलिए कि हमको कुड़ुक लेना है, और कुड़ुक ये गढ़वा में है, ठीक है, पलामू में है, ठीक है, लेकिन हम बोकारो से हैं तो क्या हम कुड़ुक से अप्लाई करेंगे? नहीं, हमको इन्हीं में से कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा। जो आपका जिला का लैंग्वेज है उसी में से आपको चुनना होगा। बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आ जाता है सिलेबस क्या है। तो जे टेट का ये सिलेबस। अब फिर से एक ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि 40 मिनट हो चुका है, और एक ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब जे टेट के सिलेबस को देखते हैं। तो जे एच टेट सिलेबस, वाह रे वाह, जे एच, कहीं जे टेट लिखता है कहीं जे एच टेट लिखता है। चलिए जो भी है, तो झारखंड का एब्रीविएशन वर्ड है जे एच। देखिए 3 नंबर 20। तो एग्जामिनेशन 2026 सिलेबस। अब सिलेबस को हम लोग ध्यान से देखेंगे किसका क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको भाषा देखना है, ठीक है। ये देखिए आपका क्या सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज देखना है। तो भाषा ध्यान देखिए, सबसे पहले जनजातीय भाषा कुड़ुक, ठीक है। परीक्षा में कौन सी लिपि प्रयोग की जाएगी? देवनागरी। और पढ़ने वाला टॉपिक क्या है? ये वाला आपको खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपका सबसे पहले 1 to 5 का आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर में रहेगा 1 to 5 का। पढ़ने का चीज़ क्या है? तो कोर्स कंटेंट है आपका, ये 10 पॉइंट है, ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है 6 to 8 का, ओके। सभी में इसी तरह से रहेगा। कोर्स कंटेंट आपका 11 गो पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट अगला आ जाता है ये मुंडारी भाषा का। मुंडारी, इसका भी लिपि रहेगा देवनागरिक। देवनागरिक लिपि में मुंडारी को भी लिखा जाएगा। तीसरा आ जाता है आपका यहाँ पे मुंडारी जनजातीय भाषा 6 to 8 के लिए, वो था प्रारंभिक के लिए 1 to 5 मुंडारी का, ये 6 to 8 के लिए। काफ़ी लंबा सिलेबस है यार। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं तो हो भाषा, ठीक है, जो कोल्हान साइड में यूज किया जाता है, इसका भी देवनागरिक होगा। 1 to 5 का देखिए, इसमें 9 को पॉइंट पढ़ना है, और 6 to 8 में 8 को पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है खड़िया भाषा। खड़िया भाषा का सिलेबस काफ़ी छोटा है जी। 1 to 5 में मात्र 8 पॉइंट पढ़ना है, और 6 to 8 में आपको 12 को पॉइंट पढ़ना है। अगला जाता है संथाली। संथाली में आपको 9 पॉइंट पढ़ने दिया गया है, ठीक, 1 to 5 में, और 6 to 8 में संथाली में आपको 11 पॉइंट पढ़ने दिया गया है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका क्या है जी, भूमिज, ठीक है। देवनागरिक लिपि से ही क्वेश्चन आएगा। 7 पॉइंट है इसमें,
और फिर ये आपका 6 to 8 में भी 7 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो फिर आ जाता है आपका नागपुरी। अच्छा, नागपुरी वाला भाई कन्हैया जी। तो चला देखा, नागपुरी में कई गो हको जी, 9 गो हको ना। हाँ, तो 9 गो हो और इसमें 6 to 8 में 11 हको। देखिए एक चीज़ यहाँ पे सब में कॉमन है, ये जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये आपका सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, चाहे आप 1 to 5 दीजिए, चाहे 6 to 8 दीजिए, चाहे किसी भी में दीजिए। पंच परगनिया, ठीक, पंच परगनिया का देख लीजिए। तो पंच परगनिया का सिलेबस है ये 1 to 5 का 8 पॉइंट है और 6 to 8 पंच परगनिया में कितना 9 का पॉइंट है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ना। बांग्ला का ये है, ठीक, बांग्ला का तो 8 बोटे कईटा पॉइंट আছে रे, 1टा 2टा 3टा 4टा 5टा। ठीक, और 1 to 5 में আছে 4टा। चो देखिए तारपरे उड़िया, उड़िया भाषा को भी ले लिया गया है क्योंकि कोल्हान साइड में कुछ कुछ लैंग्वेज बोला जाता है उड़िया। ओके, तो उड़िया में आ जाता है 1 to 5 में यहाँ पे 11 पॉइंट है और 6 to 8 में आपका 11 पॉइंट है इसमें भी। नेक्स्ट आ जाता है खोरठा। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन झारखंड। ठीक है, तो खोरठा में कई गो 10 गो पॉइंट हो 1 to 5 में, और 6 to 8 में कई गो, अरे 9 पॉइंट हो यार 9 गो हो ना, हाँ 9 गो पॉइंट हो। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर आ जाता है कुरमाली। कुरमाली भी काफ़ी अच्छा है यार, बड़ा सिलेबस है इसका 1 to 5 में। ठीक, और ये 6 to 8 में कुरमाली का सिलेबस तो आपार दे दिया है, अरे वाह। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर ये क्या है, तो ये उर्दू है, उर्दू लफ्ज़, क्योंकि उल्टा लिखा गया है, देखने से ही लगता है। ठीक, उर्दू ये 1 to 5, ये 6 to 8। नेक्स्ट, काफ़ी लंबा सिलेबस है, उर्दू का बहुत लंबा सिलेबस है यार लेकिन उर्दू वाला टीचर स्पेशल नहीं होते कुछ, मतलब ज़्यादा होते भी नहीं है। संस्कृत का है ये 1 to 5 का, और फिर आ जाता है 6 to 8 का। ठीक है, अब आ जाता है हिंदी। देखिए आपको 2 गो लैंग्वेज चुनना ही पड़ेगा, 3 गो लैंग्वेज चुनना है, आपको मालूम है 3 लैंग्वेज चुनना है, जिसमें से एक जो 30 क्वेश्चन आएगा उसमें 15 2 आएगा। हिंदी इंग्लिश चुनिए, चाहे हिंदी संस्कृत चलिए, चाहे हिंदी उर्दू चुनिए, चाहे संस्कृत उर्दू चुनिए, चाहे इंग्लिश उर्दू चुनिए, कुछ भी चुनना होगा 4 गो में से। ठीक है, और दूसरा वाला जो लैंग्वेज है झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज, वो वाला चुनना होगा। तो 3 गो लैंग्वेज पढ़ना है। हिंदी का जो सिलेबस है ये देखिए 1 to 5 के लिए ये आपका 7 गो पॉइंट है इसमें। ठीक है, और जो हिंदी है आपका 6 to 8 इसमें भी आपके 7 पॉइंट है। ठीक है, व्याकरण वगैरह सब दे दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश का आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस है, ये इंग्लिश का जो लिपि रहेगा ये रोमन रहेगा। ठीक है, अच्छा उर्दू का लिपि देख लीजिएगा, आपका नुस्तालिक होगा। ग्रामर का है ये वाला, फिर 6 to 8 का है ये, और ये ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या है, अच्छा ही है। ठीक है, वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब है, फ्रीक्वेंट है, फ्रेज है, डिटरमिनेंट्स है, वॉइस है, नरेशन है। ठीक है, तो ये है आपका जेंडर। अच्छा एनईपी वाला जो है ना सभी में कॉमन है, लैंग्वेज इन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, 2020 इसको कंपलसरी किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे गणित का सिलेबस है, मैथ का। तो ये मैथ का सिलेबस है, ये सब का पीडीएफ 55 पेज का पीडीएफ है, मैं एक साथ आपको दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैंने बता दिया है। ये 1 to 5 का है गणित, फिर 6 to 8 का ये गणित है। ठीक है, 6 to 8 वाला गणित देख लीजिए। जो लोग सोशल साइंस रखे हैं, अच्छा साइंस का ये सिलेबस है 1 to 5, एक मिनट, 6 to 8 का ये मैथ हो गया, 6 to 8 का ये साइंस हो गया। ठीक है, 9 पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय आयाम ये सब हो गया। परीक्षा प्रयुक्त लिपि देवनागरी ये क्या है, तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन है जो कि 1 to 5 के लिए है। ठीक, ये 1 to 5 के लिए है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, एक मिनट। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं।
अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे 6 to 8, क्या है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा 6 to 8, ये क्या है, बाल विकास, ठीक है। पेडागोजी का अलग अलग है, 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा 12th लेवल वाला में। शिक्षक पात्रता परीक्षा ये कंप्यूटर, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे सभी का, ओके। चलिए, ये हो गया पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट 55 पेज का, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस का मुद्दा बन जाता है आपका, वो बोला कि अपेयरिंग कैंडिडेट अगर केस करेंगे कि नहीं हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो रीजन ये दे सकते हैं कि सीटेट जब मौका दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। या तो सीटेट गलत है या फिर आप गलत हैं, दो में से एक गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केस का ये अवसर बन जाता है, अगर केस होता है तो देखिए फिर क्या होता है, क्योंकि इन लोग जानबूझ के कुछ ना कुछ यहाँ पे अड़चन दे ही देता है, जानबूझ के ऐसा फॉर्मेट सेट करता है, नहीं क्या यार। चलिए जो भी है, फ्यूचर में जो भी होगा हम आपको देते रहेंगे अपडेट। फिलहाल 21 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होगा और मैं जब फॉर्म फिलअप होगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप के टाइम में क्या क्या लगेगा, तो आपको झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, ठीक। बनाया हुआ नया है तो हो सकता है लगेगा फॉर्म फिलअप के टाइम में। अच्छा, फॉर्म फिलअप जब 2000 बैक ईयर में हुआ था 25 में, ठीक है, 25 में या 24 में हुआ था, 24 में हुआ था आई थिंक, तो वो वाला है मेरे पास, हाँ 24 में हुआ था फॉर्म फिलअप, उसका वीडियो देख लीजिए क्या क्या लगता है एक बार, और आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो वगैरह तो लगता है, आवासीय जाति आय और सर्टिफिकेट वगैरह सब सामने रखिएगा, ठीक है। चलिए बाय, नमस्ते, जोहार। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए, हो सकता है इसमें भी घोटाला हो, कोई गारंटी नहीं यार, झारखंड है कुछ भी हो सकता है।